नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? और सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसे सीरीज़ आपको कैसे लग रही है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, है ना, ये मत सोचना कि सर बीच में छोड़ देंगे या एग्ज़ाम आ जाएगी तब सर गायब हो जाते हैं। ये सीरीज़ मैं पूरी करवाऊंगा क्योंकि एक बार पहले मैं सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ, किसी कारणवश मुझे रोकना पड़ी थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सीरीज़ पूरी होगी, पूरा बुक कवर होगा। इसमें कोई दो मत वाली राय नहीं है। अगर ये सीरीज़ बंद होती है मतलब समझ लो कि मेरा पढ़ाना ही बंद हो जाएगा, मतलब मैं छोड़ ही दूंगा पढ़ाना। ठीक है, यूट्यूब ही छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, अगर ये सीरीज़ बंद होती है तो। हाँ, वो बात अलग है कि किसी, अब नेमराज सुंडा ही नहीं चाहिए कि, मतलब नेमराज सुंडा सर जो है हमारे, जिनकी बुक है, वो ही नहीं चाहते कि भाई मेरी सीरीज लेके आओ तुम, मेरी बुक से पढ़ाओ तुम, तो अलग बात है ना। बाकी ये सीरीज पूरी होगी। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर हमने पहले एशियन हिस्ट्री देखी थी, प्राचीन इतिहास देखा था कि प्राचीन इतिहास में कैसे कैसे जो है क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स हुए हैं। वैसे ही अब हमें मॉडर्न हिस्ट्री की बात करनी है, आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि का मतलब है कि कैसे कैसे जो है रिसर्च शुरू हुए है और कैसे कैसे डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट शुरू हुआ है। इस तरीके से हमें आज जो है देखना है एग्रीकल्चर को। ठीक है, बुक में कई सारी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत भी है, उसको सुधारते हुए चलेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले ईयर आता है हमारा 1871। ठीक है, 1845 हमने पढ़ा था पिछले में, जिसमें आलू का अकाल आया था, आयरिश पैमान आया था आलू की वजह से, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। देखो, जब कई सारे फेमाइन आना शुरू हुए, है ना, आलू का अकाल, ये अकाल वो अकाल, कई सारी चीजें होना शुरू हुई, तो फार्मरों ने क्या किया कि फार्मरों ने मिलकर, वो गए, उस समय तो भाई अंग्रेजों का राज था, वो करजन के पास गए, ओ सॉरी, ए ओ ह्यूम थे उस समय। ठीक है, ह्यूम करके जो थे अंग्रेज थे उस समय, उनके पास गए। ठीक है, तो और उनसे चर्चा करी, बात करी कि साहब हमें ये समझ में आ रही, फसलों में ये दिक्कत हो रही, वो दिख रही, वो हो रही, हमें जानकारी नहीं मिल रही है। तो उनके मार्गदर्शन में एक डिपार्टमेंट शुरू किया उन्होंने। ठीक है, 1871 में एक डिपार्टमेंट शुरू किया जिसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था? ड्रेक। क्या मतलब होता है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ, क्या नाम था? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मतलब राजस्व विभाग, एग्रीकल्चर, राजस्व, एग्रीकल्चर, कृषि एंड कॉमर्स। कॉमर्स, ये डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किए। मतलब इन्होंने एक विभाग शुरू कर दिया जिसमें राजस्व भी होगा, राजस्व से संबंधित भी, कृषि से संबंधित भी, और वाणिज्य, वाणिज्य से संबंधित जो है एक विभाग इन्होंने बना दिया। ताकि अब जैसे मान लो आपको दिक्कत होती है तो आप कहाँ जाते हो? प्रोफेसर के पास जाते हो, या कोचिंग के जो टीचर है उनके पास जाते हो, उनसे पूछते हो कि साहब हमारी समस्या ये हो रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो क्या करते हैं टीचर, या अगर मेरे पास आओगे तो बोलूँगा चलो मैं अलग से आपकी एक डाउट क्लास ले लूँगा समझाने के लिए। तो किसान कहाँ जाए, किसके पास जाए भाई हमें ये प्रॉब्लम है? तो उसके लिए यहाँ पर एक ड्रेक, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, मतलब कि राजस्व, कृषि और वाणिज्य का अलग से एक विभाग बना दिया गया 1971 में। अब ये विभाग तो बना दिया, अब विभाग के पास लोग जा रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि साहब बाढ़, पानी ज़्यादा आ जा रहा है या सूखाड़ पड़ जा रहा है, हम अपनी जो कृषि क्रियाएं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो और समस्याएं पैदा हो गई। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पर 1875 में क्या करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी बना देते हैं। तो आपको मौसम की जानकारी मिल जाया करेगी, और मौसम की जानकारी अगर आपको मिलेगी तो आप जो है पहले से तैयार रहोगे इन सब चीज़ों के लिए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बनाया 1975 में? इंडियन मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग बना दिया गया। ठीक, अब इसकी स्थापना जो करी गई थी बच्चा, वो कहाँ करी गई थी? पुणे में। कहाँ बनाया गया था? पुणे में। लेकिन आजकल इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ, तो आपको पुणे ही लगाना है। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहानी अलग है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब इसका बुक क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें है। ये पहले अलग अलग जगह पे, मुंबई में भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, मद्रास में भी हुआ था, अलग अलग क्रोनोलॉजिकली है, बट हम बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पर, तो आपको पता है वर्ल्ड लेवल पर 1850 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया था, 23 मार्च। इसलिए हम 23 मार्च को क्या मनाते हैं?
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाते हैं। 23 मार्च 1850 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए 23 मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। क्लियर है। 1871 के बाद, अब इसके बाद कई सारे फेमाइन, कई सारे अकाल पड़ना शुरू हुए। पंजाब में अकाल आया, उत्तर प्रदेश में आया, कई जगह अकाल आना शुरू हुए। अकाल का मतलब यह है कि सूखा पड़ गया, फसल ही नहीं हुई, पानी की कमी हो गई, पीने के पानी की कमी हो गई, लोग मरना शुरू हो गए अकाल की वजह से। तो यहाँ पर क्या किया, उस समय जो भी तत्कालिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1880 में क्या बनाया, फेमाइन कमीशन बनाया। फेमाइन कमीशन या फेमाइन कमीशन बनाया। क्या बनाया, फेमाइन कमीशन। क्या बना दिया, अकाल आयोग बना दिया, अकाल आयोग। अब ये आयोग जो है देखेगा कि कहाँ पर कितना अकाल आया, कितना नुकसान हुआ है, कैसे उसकी भरपाई हो सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर में आई। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती गई, है ना, पॉपुलेशन बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गई। अब जो ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट था, ये अकेला डिपार्टमेंट रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और कॉमर्स को नहीं संभाल पा रहा था, कि तीनों विभाग को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारे पॉपुलेशन हो गए, धीरे धीरे लोग में अवेयरनेस भी आना शुरू हुई। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, और दूसरा ये फेमाइन भी आना शुरू हो गए थे, अकाल भी बहुत सारे आ गए थे फसलों से संबंधित। तो इन्होंने क्या किया, 1881 में, 1981 में एग्रीकल्चर का अलग से क्या बना दिया, डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी, अलग से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, कृषि विभाग बना दिया। ठीक है, अलग से कृषि विभाग की शुरुआत कर दी। कब, 1881 में अलग से जो है यहाँ पर कृषि विभाग बना दिया गया। क्लियर है। चलिए, अब इसको बनाने के बाद भी अकाल आए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको बनाने के बाद कोई अकाल नहीं आए। 1899 की अगर मैं बात करूं, 1899 और 1900, ये आपने कभी बुक में पढ़ा नहीं होगा, ये बुक में ही है, ये निमरा सुंडा में ही है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा। अगर आप अब अगर आपका ध्यान जाएगा तो यहाँ पर आपको एक अकाल मिलेगा जिसको बोलते हैं छप्पनिया काल, छप्पन अकाल जिसको बोलते हैं, छप्पनिया काल, छप्पन अकाल, छप्पनिया अकाल या छप्पन अकाल इसको कहा जाता है। ये जो अकाल था, इतना खतरनाक अकाल था, ये जब आया था, इसको द ग्रेट इंडियन फेमाइन भी कहते हैं। ठीक हो, याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, द ग्रेट इंडियन फेमाइन, द ग्रेट इंडियन फेमाइन भी कहा जाता है 1899 का। ठीक है, द ग्रेट इंडियन फेमाइन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका जो मेजर अटैक हुआ था बच्चा, इसका मेजर अटैक हुआ था राजस्थान के अंदर। ठीक है, मेजर राजस्थान के अंदर, हालांकि गुजरात और दूसरे राज्यों में भी हुआ था, गुजरात वगैरह में, गुजरात और मध्य भारत के अंदर भी हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश भी इसके अंदर आ जाएगा, और मेजर अटैक राजस्थान। हुआ क्या था कि अकाल पड़ा, अकाल इन द सेंस कि फसलें नहीं हो पाई, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ा, फसलें खराब हुई, काफी लोग इससे मरे थे। ठीक है, काफी लोग इससे प्रभावित हुए थे, काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, कम भोजन की वजह से, या भूखमरी की वजह से, या फसलें नहीं होने की वजह से, पानी पीने का नहीं मिला था इसकी वजह से। तो ये जो अकाल था काफी क्षेत्रों को कवर करता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, इन सब क्षेत्रों में अकाल आया था, और इसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है। इसी का नाम द ग्रेट इंडियन फेमाइन जो है 1899 के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, 1899 के भी जाना जाता है। हुआ क्या था, यहाँ पर अनियमित मानसून था, मतलब जो है मानसून बिल्कुल सही नहीं था, कहीं पर बारिश गिरी और कुछ क्षेत्रों में बारिश गिरी नहीं, सूखा पड़ गया, वहां के किसान मर गए, तो ये अकाल आया था। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन अकाल से अगर क्वेश्चन आए और बन जाए छप्पनिया अकाल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बुक में है ये, आपका ध्यान कभी गया नहीं होगा इस पे, लेकिन आज आपका ध्यान इस पे जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1900 पे पहुंच गए, तो 1901 से लेके 1905 तक, ठीक है, इन 5 सालों में, अब सीधी सी बात है यार, 5 सालों में रिसर्च की या एग्रीकल्चर की एजुकेशन की जरूरत पड़ने लगी। लोग तो साल क्योंकि डिपार्टमेंट बन गए, बाहर से आप विदेशी लोग जो थे वो कृषि से जो नॉलेज रखते थे उनसे आपने ज्ञान तो ले लिया किसानों ने, लेकिन अब उसके एजुकेशन की जरूरत पड़ी, वही कृषि में शिक्षा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने 5 जो है कॉलेज शुरू किए। ठीक है, 5 जो है कॉलेज यहाँ पर शुरू किए। 5 कॉलेज कहाँ कहाँ पर इंडिया में इन्होंने शुरू किए, एक किया इन्होंने पुणे में, दूसरा इन्होंने किया कानपुर में, तीसरा इन्होंने किया क्या पर लियालपुर में, चौथा इन्होंने किया
कोयम्बटूर में 4-5 हो गए, एक हो गया इन्होंने किया साबोर में, साबोर बिहार में शुरू किया। ठीक है, पुणे, कानपुर, ल्यालपुर, कोयम्बटूर और साबोर में 5 जो है कॉलेज शुरू किए। बुक में नागपुर दिया है ना, नागपुर दिया है, नागपुर नहीं है, अभी बता दो आपको, नागपुर नहीं है। पुणे, कानपुर, ल्यालपुर, कोयम्बटूर और साबोर, ये 5 जगह जो है इन्होंने कॉलेज शुरू किए है एग्रीकल्चर के, ताकि एजुकेशन भी साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, 1901 से 1905 की बात करी, तो अब 1901 की बात कर लेते हैं। 1901 में क्या जो इवेंट हुआ, क्या घटनाएं हुई। ठीक, 1901 में जो है फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया। क्या आया? फर्स्ट इरिगेशन कमीशन यहाँ पर आया। ठीक है, पहला सिंचाई आयोग, पहला सिंचाई आयोग बनाया गया। अब ये पहला सिंचाई आयोग जो बनाया गया, इस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए इनको, लॉर्ड कर्जन इस समय था। कर्जन वायसराय कौन था? भारत का विदेशी था, अंग्रेज था, कौन? कर्जन था। ठीक है, इन्होंने भैया देखा कि अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो हमें जो है सिंचाई के संबंधित आयोग की स्थापना करनी चाहिए, जो सूखा पड़ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके या उससे लड़ सके। तो इनके कहने पर जो पहला इरिगेशन कमीशन आया। तो दूसरा आपको पता है कब आया था? सेकेंड इरिगेशन कमीशन, बता देता हूँ, 1969 में। सेकेंड इरिगेशन 1969 में लाया गया था। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि जो अकाल पड़ रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं, फसलें नहीं हो रही, पानी की कमी हो रही है, तो उसको उससे कैसे डील किया जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। तो कर्जन साहब ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इरिगेशन की भी बात हो गई, फसल भी बात हो रही, लोगों के लिए डिपार्टमेंट भी अलग से बना दिया। अब फसल लगा रहे तो उसमें कीट वगैरह भी लगते हैं, है ना, तो कीट वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए इन्होंने भैया कि कौन जांच करेगा, कौन क्या करेगा इंडिया के अंदर कीटों से लड़ने के संबंधित, कीटों से संबंधित जानकारी। तो 1901 में ही फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक जो है अपॉइंट किए, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मत कौन था? अंग्रेज का ही राज था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला जो है कीट वैज्ञानिक, पहला कीट वैज्ञानिक नियुक्त किया, पहला कीट वैज्ञानिक जो है वो नियुक्त किया, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था लियोनेल डी नाइसविले। ठीक है, लियोनेल डी नाइसविले उसका नाम था, जिसको पहला कीट वैज्ञानिक नियुक्त किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इन्होंने इंसेक्ट के ऊपर काम किया था। ठीक है, इंडियन इंसेक्ट्स थे, उनके ऊपर काम किया था। ठीक, अब ये अकेले हैंडल नहीं कर पाए, तो बात आई कि भैया एक और आदमी को लेके आओ, है ना। तो दूसरा सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट, सेकेंड की बात करें, सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट जो अपॉइंट किए गए वो कौन थे? सेकेंड कीट वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? H.M. लेफ्रॉय। H.M. लेफ्रॉय जो है सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, और इस H.M. लेफ्रॉय को ही, ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा बुक में, कुछ पॉइंट मैं अलग से भी बताते जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाना या बुक में लिखते जाना। ठीक है, कि इसी, देखो पहला तो इनको माना गया है कि जो लियोनेल डी नाइसविले है वो फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट है। सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट जो है H.M. लेफ्रॉय है, लेकिन इनको फर्स्ट इंपेरिकल इंटोमोलॉजी कहा जाता है। इंटोमोलॉजिस्ट, पहला इंपेरिकल कीट वैज्ञानिक, फर्स्ट इंपेरिकल कीट वैज्ञानिक कहा जाता है किसको? H.M. लेफ्रॉय को। ठीक है भाई बंधु, क्लियर है यहाँ तक की कहानी आपको? 1903 में एक काम और हुआ है, वो हुआ है कि भैया हमारे गांव में जो विलेज है, गांव है, उनकी दशा सही नहीं है। ठीक है, उनकी दशा सही नहीं है, तो उनका क्या करना है? हमें मॉडर्न विलेज रूरल रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट शुरू करना। क्या बनाना? कि जो गांव है हमारे, मॉडल विलेज बनाना। क्या करना उनका? या रूरल रिकंस्ट्रक्शन, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मॉडल विलेज, मॉडल आदर्श ग्राम, आदर्श गांव या आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम बनाना। 1903 में ये कॉन्सेप्ट आया था कि जो हमारे विलेज है या जो गांव है या जो ग्रामीण एरिया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको दोबारा से बनाना, ताकि वहाँ के लोग जो है उनके लोगों का डेवलपमेंट करना, उनको प्रोवर्टी लाइन के लिए काम करना। ठीक है, तो ये किसने किया था?
ये काम किसने किया था? ये जो शुरुआत है ये किसने की थी विलेज की? ये शुरू की थी जो है हमारे वैज्ञानिक थे हेलमिंटन। ठीक है, कौन थे? हिलमिंटन। ठीक है, कौन थे? हिलमिंटन साहब ने जो है मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेलमिंटन ने दिया था। 1903 के बाद भैया हमारा आ जाता है क्या? 1905। 1905 की कहानी आप सबको पता है। 1905 में क्या हुआ होगा? 1905 में आया था IARI। क्या था? इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, लेकिन जब ये आया था तब इसका नाम था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ था ये? पूसा, बिहार। और बिहार में भी नहीं था ये, जो बिहार अलग हुआ, बिहार वेस्ट बंगाल में था, बिहार बाद में बना। ठीक है, तो ये पूसा बिहार क्या बना? एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम बना IAR, इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब? 1919 में। 1919 में इसका नाम क्या पड़ा? इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम पड़ा। ठीक है, बाद में इसका नाम आज़ादी के टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में इसका नाम किया गया क्या? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नाम किया गया कब? 1947 में। ठीक है, 1947 से पहले देखो ये कहानी, इसके पहले क्या था? 1934 में क्या आया था? अर्थक्वेक। क्या आया था? अर्थक्वेक आया था। कहाँ आया था? बिहार में, पूसा बिहार में आया था। तो अर्थक्वेक में जो है IRI की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। ठीक है, गिर गई थी। तो फिर इसको 1936 में कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पूसा न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। पूसा न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, 1936 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, भारतीय प्रेसिडेंट कौन थे? B विश्वनाथ। ठीक है, और 1947 में इसका नाम इंपेरिकल से इंडियन कर दिया। इंपेरिकल से क्या कर दिया? इंडियन। भाई आज़ादी के बाद तो इंडिया चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है। इंग्लिश में भी लिखा तो हिंदी एक ही बात है भैया। जो है भारतीय कृषि जो वही आएगा है ना, जो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? ये IRI की कहानी है 1905 में। हाँ, उस समय जो है ये पूरी कहानी जो घटनाक्रम हुआ उस समय कौन थे? वही कर्जन साहब थे। कौन थे? वायसराय कर्जन साहब थे। और इनकी पत्नी थी लेडी कर्जन। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? लेडी कर्जन उनको बोलते थे। इनका एक दोस्त था जो अमेरिका से भारत घूमने आया था। कौन? पूसा। कौन था? पूसा, मतलब फिलिप्स ऑफ USA। ये इनका दोस्त था। पूसा का मतलब क्या है? एक नाम है व्यक्ति का, फिलिप्स, जूनियर फिलिप्स। तो लेडी कर्जन का जो दोस्त था, मतलब कर्जन वायसराय थे भारत के, उनकी पत्नी कौन थी? लेडी कर्जन। लेडी कर्जन का दोस्त था फिलिप्स ऑफ USA। वो भारत घूमने आया था। तो भारत घूमने आया तो सीधी बात कहाँ जाएगा? अपने दोस्त के पास। उसने भारत घुमाया। उस समय चल रहा था क्या? इंडो बगान की स्थिति खराब चल रही थी, है ना? इंडो बगान की स्थिति खराब चल रही थी। इंडो बगान में कोई मतलब जो था उसका जो है रिजुवेनेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये साहब भी वहीं थे, कर्जन साहब बैठे के ले रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? एक काम करो ना यार, आप एग्रीकल्चर के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर दो भैया, एक संस्थान बना दो। पैसे नहीं है तो बोले मैं पैसे दूंगा। तो इसने पैसे दिए। ठीक है, और फिर IRI की स्थापना हुई, फिलिप्स ऑफ USA। तो ये 1905 की कहानी है। क्लियर है? 5 के बाद 6 में आ जाओ। अब जब रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होना शुरू हुई तो सीधी सी बात है FRI, जंगलों के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू हो गए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? देहरादून। देहरादून में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो गई 1906 में। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलती है हमारी हर 2 साल में, वो कहाँ से आती है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ भाई? राज्य बढ़ गए, सब अलग अलग हो गए। तो 1919 में एक रिफॉर्म्स आया। क्या रिफॉर्म आया? एक बदलाव आया। वो क्या आया? वो ये आया कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो क्या है? वो राज्य का विषय है। एग्रीकल्चर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। राज्य विषय है, राज्य का विषय है ये। ठीक है,
मतलब क्या हुआ बच्चा कि इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, राज्य सरकार जो चाहे वो कर सकती है, अपने कृषि से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी निर्णय है वो राज्य सरकार लेगी, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं देगी। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है ना। एक जो है नेशनल जो है क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है ना, ई नाम आया था, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल जो है प्रोग्राम आया था, ई नाम आया था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम है ना, ई नाम, ठीक है, ये आया। तो ये आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इन्होंने पूरे भारत की मंडियों को जोड़ दिया ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन क्या था, इसका विरोध भी हुआ। क्यों हुआ विरोध? इसीलिए हुआ कि जो एग्रीकल्चर है वो राज्य का विषय है, इसमें केंद्र सरकार दखल ना दे। पर ठीक है, केंद्र सरकार के पास पावर होती है, वो जो है संविधान में या जो रिफॉर्म्स हुए उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है। इन्होंने चेंजेस यहाँ पर किए। अब कुछ बातें ऐसी है बच्चा जो थोड़ी सी बुक में गड़बड़ सी लगती है मुझे, ठीक है। आप जो देखते हो यहाँ पर 1920 या 1921 जो है कहानी पूरी अलग लगती है, पर इसके मैं थोड़ा सोर्स से बात करूँगा, ठीक है। इसकी मैं सोर्स से बात करूँगा। यहाँ पर हम बात करते हैं श्री निकेतन की। किसकी बात करते हैं हम? अब समझना, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सन नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ श्री निकेतन, श्री निकेतन। श्री निकेतन की बात करते हैं, ठीक है। अब श्री निकेतन की बात करें तो TNAU के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है 1914, ठीक है। NR सुंडा के अकॉर्डिंग दिया है 1921 और ICASRI के अकॉर्डिंग 1920 दिया है शायद, ठीक है। तो भैया इसका तो रेफरेंस माना नहीं जाता है, तमिलनाडु का रेफरेंस माना जाएगा और ISRI का रेफरेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये NR सुंडा में 1921 के हिसाब से दिया, मुझे नहीं पता। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ ये हमेशा बताता हूँ कि आपको जो है गवर्नमेंट वेबसाइट या टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेना है। यहाँ पर इन्होंने 1921 लिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, 1921 लिया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बच्चा जो कंफ्यूजिंग है, जो आपको दिक्कत देती है एग्ज़ाम में, उसी के लिए जो है यहाँ पर ये सीरीज़ अपन ने शुरू करी है, ताकि जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें क्या करें, अपन थोड़ा सा चेंजेस कर दें। आप चेक भी कर सकते हो अपने सोर्स के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो चीज़ें हमेशा वही करनी है अपने को जो क्या हो, टेक्स्ट बुक में दी हो या गवर्नमेंट वेबसाइट पर दी हुई हो। मैंने इसको पढ़ाते समय बताया भी है कि किस वेबसाइट पर क्या दिया हुआ है। यूट्यूब पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, ISRI में दिया है 1920 और ये दिया है 1914 TNU में। और ये किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी श्री निकेतन की। क्लियर है? तो अब जो है रेफरेंस आपके सामने है, निर्मला सुंडा में ये दिया था, मेरे ख्याल से इसको गलत माना जाएगा। क्यों? ICAR की वेबसाइट में 1920 दिया है, TNU में 1914 दिया है। तो जो ऑप्शन आपको इन दोनों में से मिल जाए वो लगाना, 1921 गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो कॉम्पिटिटिव बुक है उसका रेफरेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, बरसात का मौसम है और देख लो गर्मी कितनी भयंकर हो रही है। श्री निकेतन की कहानी है ये। इनका उद्देश्य था विलेज लेवल वर्कर्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? श्री निकेतन का कॉन्सेप्ट था
कॉन्सेप्ट था विलेज लेवल वर्कर। ये विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, विलेज लेवल वर्कर्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, विलेज लेवल पर वर्कर्स होने चाहिए, और ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट किसका, रूरल पीपल का ओवरऑल यहाँ पर क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दूसरा आता है गुड़गांव, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है बच्चा, वो ISRA के अकॉर्डिंग जाओगे तो वो है 1920। ठीक है, IASRI के अकॉर्डिंग। TNAU के अकॉर्डिंग जाओगे तो 1921 दिया है, और NR के सुंडा के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ दिया है 1920। कितना दिया है, 1920 या 1921 ऐसा कुछ दिया है, मैंने देखा, लिखा नहीं है। ठीक है, देख लेना क्या दिया है बुक में आपके। बट ICR के अकॉर्डिंग ये है, तमिलनाडु के अकॉर्डिंग ये दिया है। इनमें बड़ा कंफ्यूजन है, एग्रीकल्चर में ये बहुत जो है चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। वो रीज़न क्या है उसका, यही है। ठीक है, उसको याद रखना। और इसकी शुरुआत किसने की थी, FL ब्रायने ने, FL ब्रायने ने। ठीक है, ये याद रखना, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में ये याद रखना। ठीक है, सेवाग्राम प्रोजेक्ट 1921 महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा जो है मोहनदास महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कब, तो 1921 में, ये तो करेक्ट है। मार्थिंडम प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, मार्थिंडम प्रोजेक्ट, ये भी 1921 में शुरू हुआ था। कौन सा, मार्थिंडम प्रोजेक्ट। और मार्थिंडम प्रोजेक्ट जो है वो स्पेंसर हेच ने शुरू किया था। किसने, स्पेंसर हेच ने शुरू किया था। ठीक है, मद्रास के आसपास, मद्रास में। क्लियर। तो ये कुछ एक्सटेंशन के प्रोग्राम हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इनको अपने को सही करते हुए चलना है। ठीक है, सही करते हुए चलना है। चलिए फिर आते हैं हम 1926 में। 1926 में क्या आया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर किसने लाया था, लिन लिथ गो, ये लेके आए थे। ठीक, अब इसने अपनी रिपोर्ट, रॉयल कमीशन मतलब शाही कृषि आयोग, हिंदी में क्या बोलेंगे, शाही कृषि आयोग। शाही कृषि आयोग 1926 में आया। इस शाही कृषि आयोग ने 1928 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, क्या, रिपोर्ट सबमिटेड, रिपोर्ट सबमिटेड। ठीक है, इन्होंने क्या की, रिपोर्ट जमा की। क्या था इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में ये था कि भैया हमें एक अलग से संस्थान बनाना चाहिए। ठीक है, एक संस्थान बनाना चाहिए अलग से। तो 16 जुलाई जो अभी गया है थोड़े दिन पहले, 1929 को क्या बनाया, ICAR। ठीक है, ICAR की स्थापना की गई। ठीक है, किसके कहने पर, वही इस शाही आयोग के कहने पर ICAR की स्थापना की गई। 16 जुलाई को हम ICAR डे भी मनाते हैं। क्लियर है, 16 जुलाई को हम ICAR डे भी मनाते हैं। तो 1929 में क्या हुआ, ICAR की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं 1940, 1940। 1940 में आप जाओगे तो आप एक जो है पत्रिका, इंडियन फार्मिंग, इंडियन फार्मिंग, फार्मिंग जो है एक पत्रिका जो कहाँ से निकलती है, ICAR, न्यू दिल्ली से निकलती है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है,
आईसीआर की जो इंडियन फार्मिंग जो पब्लिकेशन है वो 1940 में निकाली गई थी। ठीक, 1940 के बाद 1942 में आते हैं। 1942 में शुरू हुआ था ग्रो मोर फूड कैंपेन। क्या आया था? ग्रो मोर फूड कैंपेन। ठीक है, ज़्यादा अनाज उगाने वाला कैंपेन, लेकिन ये फेल हो गया था। ठीक है, फेल होने के बाद इसको अगेन दोबारा से शुरू किया गया था 1947 में। दोबारा से इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए 42 और 47 दोनों ईयर मिलेंगे आपको। ठीक है, 1947, 1946 और 47 में शुरू हुआ था फिरका डेवलपमेंट। फिरका डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिरका विकास यहाँ पर शुरू किया गया था। फिरका डेवलपमेंट की शुरुआत हुई 1947 में। ठीक, 1943 यहाँ पे छूट गया, तो 1943 याद रखना। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था। ये किस पर आया था? किस क्रॉप पे आया था? राइस की क्रॉप पे आया था। ठीक है, फंगस लगा था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, बंगाल का अकाल आया था 1943 में, तो ये राइस की फसल पर आया था। किसकी वजह से? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से आया था। तो ये आज़ादी के पहले के जितने भी इवेंट्स हैं, जो मॉडर्न इवेंट्स हैं, वो हमने डिस्कस किए, जो आपके निमरा सुंदर बुक में भी है। सारे नहीं लिए हमने, जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे गए हैं, वो सारे 1946-47 तक ले लिए। अब आज़ादी के बाद के जो है प्री पोस्ट इंडिपेंडेंट और भी बहुत सारे हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंट हमने कवर किया है आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट कवर करेंगे। ठीक है, आपके कोई कंफ्यूजन हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर भेजना। ठीक, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।